हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज भी हम अपना चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। और इसके पहले हमने आपको एक मैराथन करा दिया है, और जो हमने एसएसटी कराया है आपको, वो एसएसटी में हमने आपको चैप्टर वाइज एसएसटी हम लेकर चल रहे हैं। तो जो बच्चे एसएसटी के हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जितने साल में जितने मतलब कि जैसे कोई चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 में 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने आपको करा दिया है। और उसके बाद आज हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चैप्टर को लेके चलेंगे और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है छूटे ना। तो जो बच्चे एसएसटी वाले, वो जाके वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 से, और 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो आप सभी देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि आप नंबरिंग क्या करिए। 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग करिएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर आपका क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ा करिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आप दिया करिए खुद से। अगर उत्तर सही होता है, जब मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, तो आप मिलान क्या करिए कि उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। अब चलिए, आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या एक में क्या दिया गया, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। ऑप्शन ए है चित्र बनाना, ऑप्शन बी है सुई पकड़ना, ऑप्शन सी है तेज चलना, ऑप्शन डी है धागे में मोती पिरोना। अब देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल आपको पूछा है, तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए, उत्तर यहाँ पर बताते हैं आपको क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन में जो सी होगा वो सही हो जाएगा। ग्रॉस मोटर का मतलब क्या है, चलना फिरना होता है, ठीक है। तो तेज चलना, ठीक है, जो हम पूरी बॉडी से अपना काम करें तब हमारा ग्रॉस मोटर आता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ताकि आपको इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कर पाए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसी में से पूछेगा। देखिए, स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशल के उदाहरण हैं। देखिए, अभी ना वीडियो थोड़ा सुबह सुबह बना रहे हैं, तो आवाज़ आपको थोड़ा अलग लग रही होगी, क्योंकि सो के उठे हैं तो थोड़ी आवाज़ अलग लग रही है। तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्योंकि आपके ना बहुत सारे मैं सोच रही थी कि बहुत सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट है कुछ ना कुछ मैं करा दूं, इसलिए आज हम सोचे सुबह से आपकी वीडियो जो है बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो शाम तक आपको जितने भी 2, 3, 4 वीडियो जो बनाना रहेगा आपको दे प्रोवाइड कर देंगे। आके एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, ताकि आपको भी हम एग्ज़ाम दे पाएँ। और जो हमारे ईवीएस वाले बच्चे हैं, मतलब जो पेपर 1 देना चाहते हैं, उनके लिए आज हम ईवीएस का भी एक जो क्लास है, उसको जो आपका ईवीएस एनसीईआरटी है, ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी का पूरा हम आपको दे देंगे। आज एक ही वीडियो बना के दे देंगे, और वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से पूरा आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो वो पूरा जितना 3, 4, 5, 6 मतलब 5 तक आपकी एनसीईआरटी आती है, 1 to 5 तक, उतना पूरा एनसीईआरटी हम एक ही साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ चलता है। ऑप्शन ए है जटिल से सरल, बी है शीर्ष से पैर, सी है केंद्र के बाहर, डी है आपके सामान्य से विशिष्ट। तो देखिए, विकास का अधोगामी सिद्धांत का मतलब क्या होता है आपका, कि जो आपका सजेस्टेड द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम, मतलब जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में आपको पूछ रहा है। तो क्या वो आपको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल साइड चलता है, हेड टू टॉयस चलता है, या सेंटर टू एक्सट्रीम चलता है, या जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। तो उत्तर दीजिए आप सभी, किधर चलता है। देखिए, जो हमारा अधोगामी सिद्धांत होता है वो केंद्र से बाहर की ओर चलता है। केंद्र का मतलब क्या होता है, जैसे ये आप है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका गला हो गया, ये आपका कंधा हो गया। अब कंधे तो क्या कहा है, केंद्र से बाहर की ओर। अब यहाँ से कंधा है, कंधा से क्या होगा, इधर बढ़ेगा, ठीक है, इधर की साइड आपका हाथ बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका उंगली की साइड से इधर बढ़ेगा, ऐसा नहीं, ये बाहर से हो जाएगा, केंद्र की हो जाएगा। ये हमारा केंद्र है, केंद्र से हमारा बाहर की तरफ क्या बढ़ रहा है, हमारा हाथ बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, अधोगामी सिद्धांत बताता है। तो सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अगला चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, जो विकास का अधोगामी सिद्धांत क्या बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर जाता है। अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनेगी, आप सभी को पता है पहले क्या बनेगा, स्पाइनल कार्ड, फिर आपका हृदय बनेगा,
फिर क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे क्या होता है आपका कि बच्चे का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैठता है, फिर उसके बाद खड़ा होता है, फिर क्या करता है, बच्चे के हाथ और पैर को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है, सिर को हिलाता है, फिर उसके बाद अपने हाथ पैर को हिलाता है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। और अब आपको ये पूरा नहीं याद आ रहा है तो बस याद रखिएगा, जो आपका हाथ है वो पहले क्या होता है, आपका बाजू उठना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आप उंगली से काम करेंगे। ये याद रखिएगा, आपको मतलब पूरा याद हो जाएगा। यहाँ से पहले आपका बाजू उठाना काम करेंगे आप, फिर धीरे धीरे हाथ उठाएंगे, फिर बाद में आप कलम को पकड़ेंगे उंगली से, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन 1 है कि विद्यालय, 2 है किताबें, 3 है मीडिया, 4 है माता पिता। तो ऑप्शन ए है कि 1 4, ऑप्शन 2 है कि 1 2 4, ऑप्शन सी है कि 1 3 4 और ऑप्शन डी है कि 1 2 3। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो देखिए क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो देखिए जो समाजीकरण होता है वो हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में जब तक बच्चा अपने घर में रहता है तब तक वो प्राइमरी में है, और जैसे ही बच्चा घर से बाहर गया कुछ सीखने के लिए तो वो सीधा द्वितीयक में घुस जाता है। प्राइमरी में क्या होता है, जैसे अपने मम्मी पापा से सीखा, चाचा चाची से सीखा, ताऊ ताई से सीखा, मतलब जब तक आपके फैमिली से सीखेगा, जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो प्राइमरी में है। जैसे ही बाहर निकला, पास पड़ोसियों से सीखना शुरू किया, वैसे वो बच्चा सेकेंडरी में पहुंच गया। पास पड़ोसी से सीखा, स्कूल से सीखा, किताब से सीखा, मीडिया से सीखा, तो ये क्या पहुंच गया, सेकेंडरी में पहुंच गया। तो अब यहाँ पर आप उत्तर लगा सकते हैं कि हमारा विद्यालय सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अब घर से बाहर जा चुका है। किताब पढ़ने के लिए बच्चा घर से बाहर जा चुका है, मीडिया के लिए बच्चा घर से बाहर जा चुका है, लेकिन माता पिता घर के अंदर ही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं। किस पे, सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी आपका है मूर्त संक्रियात्मक, डी आपका है औपचारिक संक्रियात्मक। देखिए सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मल। तो आप सभी बताइएगा। यहाँ पर देखिए ऑपरेशन का ये स्पेलिंग गलत दे दिया है। देखिए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आपका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। अब इनके अनुसार पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं। तो ये जो औपचारिक अवस्था आती है, जो फॉर्मल स्टेज आता है या फॉर्मल ऑपरेशन आता है, उसमें बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये सक्रियाओं पर क्या करते हैं, क्रियाएं करने लगते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आखिर है क्या। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, संक्रिया पर क्रिया करने लगते हैं, और उनमें क्या होता है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच क्या होता है, विकसित हो जाता है। अब इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि जो आपके जब बच्चे संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अधिकांश संक्रिया पर क्रिया करने लगते हैं तो अवस्था कौन सी होती है, तो अवस्था आपकी कौन सी होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। अब ये अवस्था जो होती है आपकी कब से कब तक होती है, या कि 11 से 15 वर्ष की आयु में होती है। कब होती है, 11 से 15 वर्ष की आयु होती है। अब इस अवस्था में होता है कि आपका कि मानसिक क्षमता क्या होता है, मानसिक क्षमता का जो स्तर होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। वो अधिक से अधिक क्या होता है, विकसित हो जाता है। मतलब जब बच्चा 11 से लेकर 15 साल तक है तो उसमें जो मानसिक क्षमता का स्तर वो विकसित हो जाता है बढ़िया तरीके से। अब ये देखिए मूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। जैसे बच्चा 11 साल का हुआ वो दुनिया के बारे में वो सोचने समझने लगता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल भी विकसित हो जाता है। कोई 11 साल का बच्चा है तो कोई चीज़ें हुई है तो उसे समझ आ जाता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस चीज़ों से कैसे समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि कोई 11 साल का बच्चा है, अब किसी बच्चे को चोट लग गई है तो अब वो वहाँ पर समझेगा कि बच्चे को चोट लगी, इसको उठाना चाहिए, इसको दवा दिलवाना चाहिए, क्योंकि उसे समस्या आई है तो इस समस्या का समाधान इसको अब ये समझ हो गई है कि इस समस्या का समाधान ये होगा, ठीक है। जब बच्चा 11 से 15 वर्ष के बीच में रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन हमारा है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, ठीक है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए तत्परता, बी है
नकारात्मक पुनर्बलन, सी है प्रतियोगी भावना, डी आपका है कार्यात्मक स्थिरता। तो देखिए जिन पियाजे अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिए हैं, तो उन्होंने सीखने के लिए तत्परता, आपने देखा है कि जो सीखने का तत्परता है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा कहा है कि इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि बच्चे का जो रेडीनेस टू लर्निंग होगा वो सबसे ज़्यादा कौन महत्व देता है, जिन पियाजे इसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती हैं और इस बात की अनुशंसा करती हैं कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? ठीक है, अमरजीत का क्या मानना है कि देखिए अमरजीत नियमों को स्थिर मानती हैं। देखिए अमरजीत, आप ये मत समझ लीजिएगा कि लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, ठीक है, वो सारे नियम को क्या मानती है? स्थिर मानती है। अब इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। वो अनुशंसा करेंगे सबको करना चाहिए और उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। आपकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों नहीं, लेकिन जो नियम है उसकी अनुशंसा आप करिए तो करिए, इनका ये कहना है। अब यहाँ पर आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? जब इस तरीके की बात करें तो किस अवस्था में है? क्या आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी अवस्था में है? बी है कि क्या यंत्री उद्देश्य उन्मुखी में है? सी है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखी में है? डी है कि कानून और व्यवस्था उन्मुखी में है? तो किसमें आप सभी बताइएगा? कानून और व्यवस्था उन्मुखी में। अब देखिए होता क्या, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर देखिए जब आप अपने को बहुत अच्छा प्रदर्शित करना चाहें तब वहां पर उत्तर क्या होगा कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, लेकिन ये नियम कानून बता रहे हैं, जहां नियम आ गया वहां पर आप क्या कर रहे हैं? कानून का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये नियम अगर है तो इसको आपको पालन करना है, ठीक है। और आपकी स्थिति कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे कहते हैं ना कि ये कानून बना है तो आपकी स्थिति कुछ भी हो आपको पालन करना है, तो उसी तरह ये कानून व्यवस्था उन्मुखी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर अच्छा लड़का लड़की रहे तो यहाँ पर होगा कि मम्मी ने ये काम कहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये अच्छा लड़का लड़की बनने की अवस्था में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नियम की बातें की गई हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, जहां नियम की बातें की जाए वहां कानून समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी है कि उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी है कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। ऑप्शन डी है कि अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। अब उत्तर दीजिएगा कि उत्तर क्या होगा। अब आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आप सभी क्या काम करते हैं कि आप ऑप्शन को ही 4 बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ते हैं। आप सभी एक काम किया करिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा करिए, भले ऑप्शन आप एक ही बार पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब तक आप ऑप्शन को सही तरीके से नहीं कर सकते। तो आइए देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा, मतलब क्लास चल रही है, वहां पर रमेश देख रहे हैं कि विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में एकदम लगे हुए हैं। अब विद्यार्थी को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? रमेश एक टीचर है, अब उनको करना क्या चाहिए? तो आप सभी बताइएगा कि क्या करना चाहिए। क्या आप नकल करके लिखने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, माना निगेटिव चला जाएगा नकल करके लिखना, ठीक है। प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य के लिए करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर बच्चा जो एक काम कर रहा है हम ये नहीं कहेंगे चलो इसको छोड़ो दूसरा काम करो, ये भी नहीं कहेंगे। प्रश्न संबंधित संकेत देने चाहिए। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना, प्रश्न को हम जटिल नहीं बनाएंगे, आप बच्चों को संकेत करिए, ठीक है, कि ये चीजें मतलब कि अगर बच्चा ढूंढ नहीं पा रहा है तो आप संकेत करिए कि इस टॉपिक में जाएंगे, इस लाइन में पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो बच्चा ढूंढ सकता है वहां पे, ठीक है। तो आपको संकेत देना है, ना कि पूरा तरीके से आपको बता के भी क्वेश्चन का आंसर बता देना है, ऐसा भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की? ऑप्शन ए है कि सामाजिकरण पृथ्वीकरण, ऑप्शन बी है संस्कृति उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन सी है कंठस्थीकरण, ऑप्शन डी है निष्क्रिय अनुकरण। जो बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जानते होंगे उन्हें पता होगा कि उत्तर क्या सही होगा। देखिए संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए अब जहां पर लेवस्की दिख गए, हमने आपको हमेशा कहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जहां दिख जाए वहां पर आपको सही करना है। अब यहाँ पर लोचा क्या फंस गया कि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों दिख गया।
अब बच्चे सोचेंगे अब करे तो करे क्या। अब यहाँ पर सबसे पहले निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ढूंढिए। कंठस्थीकरण निगेटिव और निष्क्रिय अनुकरण निगेटिव। अब दो ही चीजें हमें बची, सोशल, ठीक है, सोशल आइसोलेशन और यूज ऑफ कल्चर टूल्स। तो अब बताइएगा इनमें से क्या उत्तर होगा। तो देखिए सामाजिक पृथकीकरण और सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। अब देखिए पृथकीकरण तो हम करेंगे नहीं। अगर बच्चे को हम संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए किसकी कार्यान्वयन की अनुशंसा की है, तो पृथकीकरण का तो उन्होंने अनुशंसा की नहीं है लेविन्स्की ने, उन्होंने उपकरणों का प्रयोग के लिए किया है। ठीक है, तो यूज ऑफ कल्चर टूल्स, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। तो अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में सबसे ज्यादा स्थान हम क्या अभिभावक को देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। परीक्षा को देंगे, नहीं देंगे। अध्यापक को देंगे, नहीं, क्योंकि वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। देखिए आप सभी को हम इसलिए कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन देते हैं कि आप ज्यादा चीजों को कवर कर लीजिए, सारे पीडीएफ को कवर कर लीजिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, आप कभी भी उस वीडियो से मत पढ़िएगा जहाँ से आपको 15 क्वेश्चन अगर वो दे रहे हैं तो वो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे में बता रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे सीडीपी पढ़ाना नहीं है, पहले आपको सीटेट क्लियर करना है। जब सीडीपी पढ़ाना होगा तो आप अपने एक बार सीटेट क्लियर हो जाएगा, आप खुद अपनी बुक से पढ़ के आप सीडीपी पढ़ा लेंगे। ठीक है, पहले जो चीजें हमें क्लियर करनी है उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, ना कि उसमें मास्टर बनने की कोशिश करिए। जब आपको पढ़ाने का टाइम आएगा तो आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा नहीं है जिसको सीडीपी पढ़ाना है। ठीक है, हर बच्चे का मकसद है कि हम सीटेट को क्वालिफाई करें, उसके बाद हम मेंस में बैठे, मतलब सुपर टेट में बैठे। तो आप सभी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहना चाह रहा है कि अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता मतलब काउंसलर बनना चाहता है। हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए। अब हावर्ड गार्डनर ने कौन सा बुद्धि दिया, एक यहाँ पे क्वेश्चन से भी आंसर मिल गया आपको कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। अब ऑप्शन ए क्या है, स्थानिक, बी है कि प्राकृतिक, सी है संगीतात्मक, डी आपका अंतर्वैयक्तिक। अब जैसे आप ही हैं, आप आप हैं, आप एक टीचर हैं, ठीक है। अब आपका बच्चा काउंसलर बनना चाहता है, जिसके किसी को परामर्श देना चाहता है, इस तरीके का बच्चा बनना चाहता है। तो आप हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धिक सिद्धांत के अनुसार अगर आप एक अध्यापिका है या अध्यापक है तो आप बच्चे को कौन सा अवसर देंगी कि बच्चा उस तरीके का बने। देखिए जब आप अंतर व्यक्तित्व को उसको उजागर करने का आप उसे टाइम देंगी कि वो चीजें बोले और उसके मन में जो है उसके अंदर जो है वो चीजों को निकाले, बोले और लोगों से पूछे, इस तरीके का आप काम करवाएंगे, तभी वो परामर्शदाता बनेगा। क्योंकि वो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से सोच समझ के अपने अंदर मन में रखेगा, अपनी चीजों को बाहर निकाल पाएगा, तभी वो परामर्शदाता बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद ही नहीं बोल पा रहा है, खुद ही अपने मन की बातें नहीं कह पा रहा है और वो परामर्शदाता हम उसे बनाना चाहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अंतर व्यक्तिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या है, एक सेकेंड आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शायद आपको आवाज सही आ रही होगी आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना। ऑप्शन सी है कि चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन डी है कि विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ठीक है, तो अब देखिए सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को करना क्या चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग के समय आप एक टीचर है तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग है उस समय आपको क्या करना चाहिए, उत्तर दीजिएगा। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए बताते हैं। देखिए एक समान योग्यता आधारित समूह का निर्माण करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये निगेटिव चला जाएगा कि हम सेम बच्चों के मतलब कि जो उनकी एबिलिटी हो सेम हो तभी हम ग्रुप बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एकदम तेज है उसको साइड में रख ले, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है उसको एक साइड में रख ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, केवल हमारा ऐसे निगेटिव आ गया, इसको काट दीजिए, क्योंकि उत्तर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर पॉजिटिव होगा। अगर यही क्वेश्चन निगेटिव रहता तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन सी है कि चर्चा और वाद विवाद के प्रयोग से प्रतिबंधित करना हमारा निगेटिव जाएगा, तो गलत हो गया, पॉजिटिव हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी बच्चा वही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि इन ए क्लासरूम डिस्कस ए क्रिकेट ए टीचर इज गिविंग मोर चांस टू बॉय देन गर्ल्स बाय डूइंग सो ही इज। मतलब क्या कह रहा है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक, ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा, अब यहाँ देखिए पार्शलिटी कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है क्या होगा, स्टीरियोटाइप की ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो क्या होगा आप बताइएगा। ऑप्शन ए है कि रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, बी है कि जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, सी है कि जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है, डी आपका है कि जेंडर रूढ़िबद्ध की धारणाओं को तोड़ रहा है। अब बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्ध 2 जगह दे दिया है, अब आप करेंगे क्या, आप उत्तर बताइए। अब यहाँ देखिए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए वो क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कक्षा में क्रिकेट में हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर जब दे रहा है, तो वो ऐसा ऐसा करके वो कर क्या रहा है, वो आप सभी को पता है कि वो जेंडर पूर्वाग्रह को पालन कर रहा है, ठीक है। जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जेंडर को जो रूढ़िबद्ध धारणा है उसको लेके चल रहा है, तोड़ नहीं रहा है। यहाँ कम नहीं कर रहा है, चुनौतियों को ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और समानता का अनुसरण भी नहीं कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। जेंडर का जो पूर्वाग्रह है उनको क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे होंगे, कोई तो डी ऑप्शन दिया होगा, कोई ए दिया होगा, आप मिला लीजिएगा आप सभी क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वो जेंडर जो पूर्वाग्रह है उससे वो टीचर जो ग्रसित है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा क्या कर रहा है, लड़कों लड़कियों में अंतर भी कर रहा है, और ज़्यादा उनको क्या कर रहा है, जैसे होता है ना कि हम किसी एक को बहुत ज़्यादा क्या कर दें कि महत्व देना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी चीज़ों में आप क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किस पूर्वाग्रह से, जेंडर पूर्वाग्रह से। क्वेश्चन 13 है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा है वो डाइवर्ज, मतलब कि क्लास ऑफ डाइवर्ज लर्नर हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए है कि परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थी के समूह बनाने चाहिए, बी है कि सभी से सफलता की अपेक्षाएं करना एवं बनाए रखना, सी है कि विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते आपको, चारों ऑप्शन, एक तो उधर हो गया, चलिए आगे दिखाते बाद में इसको। अब सभी एक काम करिए, इन तीनों में से ही आप उत्तर दीजिए, तीनों में से ही एक होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसको ध्यान में दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। विविध पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं, और शिक्षार्थी वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है, आपकी क्लास में कोई बच्चा जो है, कोई अलग अलग संस्कृति का आ गया, कोई अलग भाषा बोलने वाला आ गया, मतलब अलग अलग बच्चे आ गए, ठीक है। कोई अच्छा पढ़ने वाला आ गया, और कोई जैसे कि कोई बच्चा है अच्छे इन्वायरमेंट से आ गया, कोई किसी का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है उस वहाँ से आ गया, मतलब अलग अलग जगह से आ गए। तो आप टीचर हैं तो क्या करेंगे, तो क्या आपको परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थी के समूह बनाने चाहिए। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे आप, बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करना एवं बनाए रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सभी से हम सफलताओं की अपेक्षा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चा आया है, ठीक है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए या उन्हें बनाए रखना चाहिए, ठीक है। करनी ही नहीं चाहिए, मतलब बनाए रखना है उन्हें, और अपेक्षा करना भी चाहिए उन्हें, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ क्या करें, एक दूसरे से सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से क्या करें कि वो अधिगम कर सके, मतलब चीज़ों को सीख सके। और जबकि समूह बनाना, उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकरण करना, ये सब चीज़ें जो था ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा जैसे कि थोड़ा वो उनका एनवायरनमेंट सही नहीं है, वहाँ से बच्चे आए हैं। अब जितने बच्चों का एनवायरनमेंट सही नहीं, सारे बच्चों का हम एक जगह समूह बना दें। अब जितने बच्चों का एनवायरनमेंट सही है उनका हम एक जगह समूह बना दें, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सारे बच्चों को हम साथ में पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को मिला के समूह बनाएंगे ताकि बच्चा एक दूसरे से चीज़ों को सीख सके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया गया है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। ऑप्शन ए है कि केवल सत्र के आरंभ में, बी है कि सभी विद्यार्थी के लिए पूरे सत्र के दौरान, ऑप्शन सी है कि केवल सत्र के अंत में, डी है कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौती से जूझ रहे हैं। तो अगर आप रचनात्मक जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है अगर उसे आप करती हैं तो कब करेंगी, तो उत्तर दीजिएगा कब करेंगी। देखिए यहाँ पर आप सभी को निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हमने बताया है, तो केवल दिख गया ऐसे ही गलत हो गया, केवल यहाँ दिख गया ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ केवल दिख गया ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुद्र करता है। ठीक है, समुन्नत करता है। ठीक है, यहाँ समुन्नत रहेगा, समुन्नत करेगा। तो ऑप्शन ए है कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, बी है कि भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, सी है कि एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, डी आपका है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। अब देखिए बच्चा जो है अगर उसको क्रिटिकल थिंकिंग करानी आपको है, ठीक है, और बच्चा ज़्यादा अच्छा सोच सके, बच्चा अपने से चीज़ों को सोच के उत्तर दे, तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग करानी है तो बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर हम करेंगे क्या। अगर बच्चे को आप क्वेश्चन ऐसा दे दिए कि अगर आपके शहर में पानी की कमी हो जाएगी आप क्या करेंगे, अब बच्चा यहाँ सोचेगा कि क्या करेंगे। अब इस तरीके के जो ए बी सी है इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो बच्चा रटा रटा क्वेश्चन का आंसर दे देगा, बाकी वो सोचेगा समझेगा नहीं, और यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा। अगर क्रिटिकल थिंकिंग आपको पूछ रहा है तो समझ आइए बच्चे को सोचवाना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि बच्चा सोचे और सोच के उसका उत्तर दे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए है कि विविधता और व्यक्ति भिन्नताओं के लिए सम्मान, बी है कि आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण, सी है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र प्रविधियां, डी आपका है कि विद्यार्थियों का नामीकरण मतलब लेबलिंग और पृथकीकरण। अब जो बच्चे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जानते होंगे फटाफट से उत्तर दे देंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि समावेशन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन रिक्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि क्या लेबलिंग करेंगे बच्चे का, बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा निगेटिव जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो हम पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढेंगे। अब अध्यापक केंद्रित बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ पर यहीं पर आपका होता कि टीचर नहीं, यहाँ पर अगर स्टूडेंट केंद्रित होता मतलब कि विद्यार्थी केंद्रित होता तब तो ये हमारा पॉजिटिव होता, लेकिन अध्यापक केंद्रित हमेशा गलत होगा। जो यहाँ पर देखिए जो सीटेट है ना अध्यापकों को हमेशा अपराधी मानता है, ये मान के चलिए, तो आप कभी भी सही नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा अपराध किए होते हैं। ठीक है, तो आप सीटेट आपको यही मानता है कि आप कुछ भी किए गलती आपकी है, आप कभी सही नहीं हैं। तो अपने को आप कभी भी अगर आपको लगे कि नहीं हम सही हैं, हम पॉजिटिव में जा सकते हैं, तो आप कभी भी पॉजिटिव ऑप्शन में नहीं जाएंगे। आप अगर टीचर है तो आप हमेशा निगेटिव ऑप्शन में जाएंगे, ये याद रखिएगा। बाकी जो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ये असेसमेंट है मतलब कि आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं करेंगे हम। ऑप्शन नंबर जो ए है विविधता, विविधता हमारा कहाँ पर आता है, पॉजिटिव में आता है, और व्यक्ति विभिन्नता भी हमारा पॉजिटिव में आता है। जहाँ भी आपको विविधता दिख जाए समझिए कि वो पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर जो ये है वो सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगले पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पठन वैकल्प किस क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप में चुनौती प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है कि भावात्मक वियमन में, बी है कि शारीरिक समन्वय में, सी आपका है सामाजिक अंतरक्रियाओं में, डी आपका है कि लिखित विषय वस्तु बोध में। अब देखिए पठन वैफल्य मतलब जो आपका डिस्लेक्सिया होता है उसको वो जो चैलेंज करता है वो किस में करता है, तो जो आपका डिस्लेक्सिया होता है किस में चैलेंज करता है, उत्तर बताइएगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा डिस्लेक्सिया होता है वो लिखने संबंधी इसमें क्या होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि स्वालीनता, स्वालीनता मतलब ऑटिज्म। जैसे कोई भी बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वालीनता से या ऑटिज्म से ग्रसित तो होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मतलब कि कभी कभी तो उनके अंदर बहुत से क्षेत्रों में चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनके पास मजबूत पक्ष भी होता है। अब वही पक्ष आपको बताना कि कौन सा है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं, एक मजबूत पक्ष होता है जो इस तरीके के बच्चे के लिए अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो क्या आप सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देंगे, ऑप्शन बी है कि क्या आप सामाजिक संप्रेषण करेंगे, ऑप्शन सी है कि क्या आप स्वयं से बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करेंगे। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने का एक मजबूत पक्ष है। मतलब अगर बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है या मतलब स्वालीनता से ग्रस्त है तो आप ज़्यादा उस पर क्या करेंगे, अटेंशन फॉर माइन्यूट डिटेल्स जो उसके होंगे, मतलब कि जो आपका सूक्ष्म विवरण होगा उस पर ध्यान देंगे, ये उसका मजबूत पक्ष भी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान देके बच्चे को चीज़ों को सिखा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। दृष्टिबाधित मतलब बच्चे को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए कि श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, बी है कि स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सी आपका है कि सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना,
ऑप्शन डी है कि अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है कि बचना चाहिए, मतलब निगेटिव पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव है, उत्तर निगेटिव आएगा। अब 3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक जो चीज़ें यहाँ पर है, मतलब एक ऑप्शन है वो आपको नहीं करना है। अब देखिए, श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हैं तो बच्चा सुनेगा, भले उसे दिखाई न दे। तो हमें निगेटिव ढूंढना है। स्पर्श गाय मानचित्र देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो वो स्पर्श करके चीज़ों को समझ सकता है। सहायक उपकरण के लिए प्रयोग की अनुमति देना, ठीक है, करेंगे। अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना, क्या अगर बच्चे को दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे लिखित परीक्षण करेंगे? बिल्कुल नहीं, बच्चा को जब दिखाई नहीं दे रहा तो वो लिख कैसे सकता है? तो हमें बचना चाहिए, तो हमें ऑप्शन नंबर डी है, इसी से बचना चाहिए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, उत्तर भी निगेटिव ही आएगा। 3 आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1 निगेटिव मिलेगा। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए है कि औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बी है कि उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, सी है कि कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, डी है कि जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। अब बच्चा प्रतिभाशाली है तो जानकारी को तो धीमा ग्रहण नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों हमारे पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो निगेटिव है। क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, उत्तर निगेटिव आएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि वृद्धिबोधक एक सक्रिय, ऑप्शन बी है कि अस्तित्वबोधक एक निष्क्रिय, ऑप्शन सी है कि वृद्धिबोधक एक निष्क्रिय, ऑप्शन डी है कि अस्तित्वबोधक एक सक्रिय। अब यहाँ पर निष्क्रिय तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, अस्तित्वबोधक हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सक्रिय है तो भी गलत हो गया, ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ए को हम सही कर लेंगे। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है? अब भाई जब आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, क्या उसको आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या जिज्ञासा अंदर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या एक्साइटमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें क्या होगा, बोरियत महसूस करने लगेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्कूल अध्यापिका रीचा ने अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, मतलब जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको क्रिटिकल करना चाहती है। अब उसके बाद क्या है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि अगर आप ही टीचर हैं, देखिए आप अपने को टीचर मानिए और किसी को बच्चा मान लीजिए, अगर इस आधार पे आप उत्तर देते हैं तो आप उत्तर को ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन बी है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। और आपका ऑप्शन सी है कि विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना। अब देखिए कंठस्थ करना, ऐसे मैंने क्या कहा था, निगेटिव है। उत्तर क्या, सॉरी क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि निर्धारित रूप से किसी चीज़ को फिक्स्ड करना, फिक्स हम कभी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो ऑप्शन बी बचा, इसी को हम सही कर लेंगे। अब डी भी आपको दिखा देना चाहते हैं, ये भी हमारा निगेटिव ही होगा। यहाँ पर भी निरुत्साहित करना, मतलब बच्चे को डीमोटिवेट करना, तो ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। बच्चे पर क्या करना है, हमें फोकस करना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? किसकी सामाजिक रचनावादी? ठीक है, अब अगर आपको सामाजिक रचनावादी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आगे 3 ऑप्शन में आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन ए है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी है कि अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। ऑप्शन सी है कि कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियाँ। अब सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता बतानी है आपको, तो यहाँ पर कंठस्थीकरण तो हम करेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर अध्यापक द्वारा विद्यार्थी में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको हमेशा बताया जो प्रतियोगिता होती है वो हमारा निगेटिव में जाता है। तो हमारा अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश करेंगे। अन्वेषण हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, तो उत्तर हमारा पॉजिटिव ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम।
क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बनना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश में समुन्नत करता है। ऑप्शन एक है उदाहरणों के बारे में जिज्ञासा, बी अपने विचारों पर विमर्श चिंतन, तीन है आपका कि अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, चार आपका है कि ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। अब यहाँ पर देखिए चारों में सबको निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दिख गया होगा। देखिए जिज्ञासा तो हमारा पॉजिटिव है, चिंतन हमारा पॉजिटिव है, लेकिन निष्क्रिय अनुकरण हमारा क्या होगा, गलत होगा। और पुनरुत्पादन मतलब मात्र हमारा निगेटिव में जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा पॉजिटिव। अब हमें कौन कौन पॉजिटिव मिल गया, हमारा 1 और 2 मिल गया। तो अब 1 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम सही कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। ऑप्शन बी है कि जो यांत्रिक हो और निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। निष्क्रिय हमारा निगेटिव हो गया क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या है, जो संदर्भ में हटकर हो, ये भी हमारा गलत हो गया। आगे क्या है कि जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो। तो अब 2 तो गलत हो गया। अब 2 में से उत्तर क्या होगा बताइए आप सभी। तो चलिए हम उत्तर बता देते हैं। को बढ़ते क्रम में जो जटिल से सरल की बढ़ते क्रम में सरल से जटिल की ओर जाता है। ठीक है, ये भी हमारा निगेटिव होगा। जब जटिल से सरल कहेगा तो ठीक है, ये नहीं आगे बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत हो, हाँ ये गलत होगा। ठीक है, आपका ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो प्रतिदिन के जीवन की प्रासंगिक हो, क्योंकि यहाँ पूछा है गतिविधि का संचालन करना पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 27 का ये देखते हैं कि विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी है कि समझ के स्थान पर कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। ऑप्शन सी है कि अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल संक्षिप्तीकरण करके। अब आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता करवाना हमारा निगेटिव जाता है, गलत कर देंगे, और हमारा क्या केवल निगेटिव जाता है, गलत कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा, उत्तर भी पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, ए ही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमने अभी आपको बताया था ऊपर कि जो विविध आता है, विविध हमारा पॉजिटिव में आता है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अधिगम की गति। ठीक है, तो अधिगम की गति के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए हम देख लेते हैं कि क्या पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। जो आपका अधिगम है आपके पर्सनल फैक्टर पर ही सिर्फ निर्भर करेगा, नहीं। ऑप्शन बी है कि पूरी तरह वातावरणीय कारक पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। क्या पूरी तरीके से आपकी इन्वायरमेंट पर निर्भर करेगा, बिल्कुल नहीं। आपके पर्सनल फैक्टर्स पे भी कर सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी कर सकता है। अब पूछा है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के साथ है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं हम, क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें पूछा है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अब जहाँ भी हम आपको देखिए पॉजिटिव कैसे आपको पकड़ना है इसको, जहाँ भी आपको व्यक्तिगत और वातावरणीय एक साथ दिख जाए और वो साथ में पारस्परिक क्रिया दिख जाए, तो ये पॉजिटिव हमारा होगा। ठीक है, ये अंतर संबंधित है, ना कि ये स्वतंत्र है एक दूसरे से ये बधे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका 29 है। 29 में आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थी की वैकल्पिक अवधारणाएं। ऑप्शन ए है कि अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। अब यही हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव, उत्तर क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमें पॉजिटिव ढूंढना है, निरुत्साहित करना निगेटिव, गलत कर दीजिए। बी में चलते हैं, उनके अनुभव से संबंधित नहीं है, निगेटिव हो गया, गलत करिए। सी आपका है कि हमेशा अत्यंत गलत होती है, अत्यंत गलत नहीं होगा हमेशा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी अवधारणा का शिक्षण कर रहे हैं तो आप किससे बचेंगे, क्या अवधारणा की विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, नहीं, इससे हम नहीं बचेंगे। ठीक है, बी है कि कारक प्रभाव संबंधित को रेखांकित करना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मतलब बचना, क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है ना, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। ये सारे हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। अब ऑप्शन सी है कि अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, कहा है कि संप्रत्ययों की विषय वस्तु को जानकारियों से असंबंधित
अब यही संबंधित देता तो पॉजिटिव जाता, अब असंबंधित दे दिया तो निगेटिव हो गया। असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना, तो ये हमारा निगेटिव हो गया, तो निगेटिव क्वेश्चन भी पूछा है तो उत्तर हमारा निगेटिव आएगा। 3 चीज़ें हमारी पॉजिटिव मिली, तो ये हमारी पॉजिटिव चीज़ें क्या हो गई, गलत हो गई। अब ये हो गया आपके लगभग 30 क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपने 30 में से कितना नंबर गेन किया है, ठीक है। अगर आप नहीं बताते तो वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ वही बता दिया करिए। आप अगर देखिए, अब एक प्रैक्टिस करने की आपको एक आइडिया और बता देते हैं। जैसे ये 30 क्वेश्चन हमने करा दिया, आप अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो खोला करिए, वीडियो प्रैक्टिस करिए। अगर पहली बार में आपका 20 नंबर आता है तो दूसरी बार में आप प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि 25 आए, और तीसरी बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका 30 में 30 पूरा सही हो, ठीक है। 30 में 30 पूरा क्वेश्चन सही हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की कोशिश करिए। अगर आप देखिए 30 में 30 यहाँ पर सही करके जाते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि 27 से 28 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे एग्जाम में। तो ये आपका प्रैक्टिस करने का एक तरीका है जो हमने भी अपनाया है, हम आपको बता रहे हैं। तो बाकी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ अगर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप तक पहुंचेगा। और हमारे जो नए बच्चे में बहुत सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। जो नए बच्चे हैं वो भी शेयर कर दिया करिए। आजकल आप सभी के पास जितने भी सोशल अकाउंट हैं, जैसे आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सारी चीज़ों हो गई, वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए आप एक लाइक करते हैं तो लाइक करने से क्या होती है ना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो प्लीज़ आप सभी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक किया करिए, और कमेंट में बताया करिए कि आपको कहाँ चीज़ें नहीं सही लगी हैं, ताकि हम उन चीज़ों को सुधार के आपको और अच्छी तरीके से बता सकें, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।